है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है और वो है ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 6। इसमें जो हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है सिमिलैरिटी। ठीक है, हमें चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल शुरू करना है जिसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। पूरा का पूरा चैप्टर ही सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है। हम इसमें जानेंगे कि किन चीज़ों को सिमिलर कहते हैं और किन चीज़ों को सिमिलर नहीं कहा जाता, कैसे कोई चीज़ आपस में सिमिलर हो जाती है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को ये कह देते हैं कि ये आपस में सिमिलर है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ये सब हम इस टॉपिक सिमिलैरिटी में जानेंगे। देखिए कि सिमिलैरिटी डिपेंड किस पे करती है। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक दूसरा सर्कल है। ठीक, ये दोनों क्या हैं? सर्कल हैं। इसकी रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है और ये दोनों ही सर्कल हैं। तो मुझे देखकर बताओ क्या इनकी शेप एक जैसी है? तो हाँ, बिल्कुल इनकी शेप एक जैसी है। क्या इनकी रेडियस एक जैसी है? हाँ, इनकी रेडियस एक जैसी है। अगर इनकी रेडियस एक जैसी है तो इसका क्या मतलब है? अगर इनकी रेडियस एक जैसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइज में बिल्कुल एक जैसे हैं। इनकी शेप हमें एक जैसी दिखाई देती है, इनका साइज हमें एक जैसा दिखाई देता है। दैट मीन्स कि इनकी शेप एक जैसी है, इनका साइज एक जैसा है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो क्या हम इसे सिमिलैरिटी कहेंगे? क्या हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिमिलर कहेंगे? तो नहीं मेरे बच्चों, इन्हें कभी भी हम सिमिलर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिनकी शेप एक जैसी होती है, जिनका साइज एक जैसा होता है, वो सिमिलर नहीं होते। वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाती है? तो ये आप क्लास 9th में पढ़कर आए हैं। देखो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, उनका साइज भी एक जैसा है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसके बारे में आपने कहाँ पढ़ा है? क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की, तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी का केस हो गया। तो हम सिमिलैरिटी किन चीज़ों को कहेंगे, किन चीज़ों को हम सिमिलर कहेंगे? तो देखो, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, जिनका शेप एक जैसा है, मतलब दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके साइज एक जैसे नहीं हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सिमिलर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और ये एक दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके सामने मैंने दो स्क्वायर बनाए हैं। एक की जो साइड दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। देख के बताओ क्या इन दोनों स्क्वायर्स की शेप एक जैसी है? तो ऑफ कोर्स इनकी जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसी है। क्या इनकी जो साइज है वो भी एक जैसा है? तो नहीं, हम देखकर समझ सकते हैं कि इनका जो साइज है वो एक जैसा नहीं है। अगर किसी की शेप एक जैसी है लेकिन उनका साइज एक जैसा नहीं है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? वो आपस में सिमिलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आपस में सिमिलर कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो सिमिलर हैं। किस वजह से ये सिमिलर है? इनकी शेप एक जैसी है, भले ही इनका साइज एक जैसा हो या ना हो, ये क्या है? आपस में सिमिलर हैं। तो हम सबसे पहली चीज जो कहेंगे वो ये है कि सिमिलैरिटी डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन शेप
साइज पे नहीं करती, ठीक है। तो सिमिलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? शेप पे, कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करती। क्या इतना कहना काफी होगा किसी ऑब्जेक्ट को सिमिलर कहने के लिए? तो नहीं, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा। सिमिलर चीजें जो होती हैं उनमें कुछ और भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। किन्हीं चीज़ों को सिमिलर कहने के लिए हम उनके अंदर कुछ और कंडीशंस देखते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? देखिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 कहती है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहली कंडीशन कहती है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये मैंने आपके सामने एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ओके। अब देखो, ये तो 90 डिग्री है, हम सब जानते हैं। ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। इनके नाम दिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है और हमने इनके नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए कि मैं ये कहती हूँ कि ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं, तो मैं क्या कहूँगी? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो फर्स्ट कंडीशन कह रही है इसका क्या मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो बच्चों, B कितने का है? 90 डिग्री का। E कितने का है? 90 डिग्री का। दैट मीन्स कि B किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल B बराबर एंगल E। यानी कि इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल B है वो इस वाले ट्रायंगल एंगल E के बराबर है और यही कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या सिर्फ एक एंगल इक्वल होना काफी है? नहीं, इसके तीनों जो एंगल्स हैं उनका आपस में इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, हम इसे यहाँ से समझते हैं। हमने B को कहाँ लिखा है? B को हमने सेंटर में लिखा है और अगर B E के बराबर है तो हमें E को भी सेंटर में लिखना होगा, तभी ये आपस में आप ये कह सकते हो कि ये सिमिलर है। अगर मान लो आपने इसे ऐसे नहीं लिखा, इसकी जगह आपने क्या कर दिया? आपने कहा ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ ई के, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपस में सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपने B को लिखा है वहीं पर आपको E को लिखना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल E क्या है? 90 डिग्री है और B क्या है? 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये आपस में बराबर हैं और अगर ये आपस में बराबर हैं तो जिस पोजीशन पे आप एंगल B को लिखोगे उसी पोजीशन पे आपको एंगल E को लिखना होगा। अगर आप एंगल B को मिड में लिख रहे हो तो एंगल E को भी आपको मिड में लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इन्हें लिखने का भी तरीका होता है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। अब देखो, मैंने कहा कि मान लीजिए ये 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री। और ये भी 50 डिग्री है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये है 40 डिग्री और ये है 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो, एंगल A कितने का है? 50 डिग्री का। एंगल D कितने का है? 50 डिग्री का। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो एंगल A है वो बराबर है एंगल D के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? 50 डिग्री के हैं। अब देखो, एंगल A को कहाँ लिखा है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो एंगल D को भी आपको फर्स्ट पोजीशन पे लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एंगल A को अगर फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है तो एंगल D को भी फर्स्ट पोजीशन पे लिखना पड़ेगा।
अब देखो एंगल C कितने का है, 40 डिग्री का, और एंगल F कितने का है, 40 डिग्री का। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जो एंगल C है वो बराबर है एंगल F के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, 40 डिग्रीज के हैं, इसलिए एंगल C एंगल F के बराबर है। अब देखो आपने एंगल C को कहाँ लिखा है, थर्ड प्लेस पे, तो एंगल F को भी आपको थर्ड प्लेस पे लिखना होगा। अगर आपने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख कर आते हो इसकी जगह कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF के, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि जो एंगल A है वो एंगल E के बराबर है। ठीक है, एंगल A क्या है, एंगल E के बराबर है, जबकि एंगल A तो 50 डिग्री और एंगल E कितना है, 90 डिग्री है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो एंगल A है वो एंगल E के बराबर है। ठीक है, आप ये कभी नहीं कह पाओगे कि जो एंगल A है वो एंगल E के बराबर है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो लिखने का ऑर्डर है, जिसको भी आप इक्वल कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे उसे लिखा जा रहा है, दूसरे ट्रायंगल में भी उसी पोजीशन पे उस चीज को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पहली कंडीशन कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। सबको ये चीज समझ आई? आई होप कि आपको इसकी फर्स्ट कंडीशन समझ आई होगी। चलिए हम इसकी सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। इसकी सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशियो। ठीक है, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो रेशियो में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? रेशियो में बराबर होती हैं। या फिर आप कह सकते हो कि इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट करती हैं। क्या करती हैं? प्रोपोर्शनेट करती हैं। ठीक है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं रेशियो में, या फिर वो आपस में प्रोपोर्शनेट करती हैं। इसका क्या मतलब है? देखो आप इस एग्जाम्पल से उठाओ, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हम इसी एग्जाम्पल का यूज यहाँ पे करते हैं। देखो आप देखो कि ये जो AB है, इस पेयर को देखो, AB को, ये AB क्या है, ये वाली साइड है। ठीक है, ये AB क्या है, ये वाली साइड है। अब देखो AB के, जिस तरीके से AB को फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे लिखा है वो यहाँ पर कहाँ है, DE पे। ठीक है, ये जो AB है वो इस DE के बराबर है। ये जो AB साइड है वो इस DE के प्रोपोर्शनेट करेगी। कैसे? पहले हम साइड्स देखते हैं। मान लीजिए इसकी जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो, या फिर आप ये मान लो, साइड्स अलग मान लो। ठीक है, इसे मान लो आप 8 सेंटीमीटर और इसे मान लो 12 सेंटीमीटर और इसे मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो प्रोपोर्शनेट किस तरीके से कर रही है। ये AB साइड, ठीक है, हमने कहा कि इसकी जो AB साइड है वो प्रोपोर्शनेट है इस DE साइड के। जिसको जिस पोजीशन पे ले रहे हो उसके नीचे इस वाले ट्रायंगल की इस पोजीशन को लेना पड़ेगा। जो AB साइड है वो DE के प्रोपोर्शनेट है, बराबर का निशान लगाया। दूसरी साइड पकड़ो, क्या है, BC, ये वाली साइड देखो, BC साइड। अब देखो ये जो BC है वो यहाँ, देखो ये जो BC है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड ढूंढो कौन सी है, EF।
ठीक है, यानी कि इसकी जो ये BC साइड है वो इस EF के बराबर है। बराबर इन द सेंस कि प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि इनकी साइड्स आपस में क्या करती हैं, प्रोपोर्शनेट करती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो BC है वो प्रोपोर्शनेट करेगी किसको, इस EF साइड को। बराबर का निशान लगाइए। तीसरी साइड देखिए कौन सी है, ये है AC। अब देखो AC कहाँ है, ये है AC, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है, D और E। तो आप यहाँ लिखेंगे D एंड E, यानी जो ये AC है ये किसके प्रोपोर्शनेट है, इस DE साइड के प्रोपोर्शनेट है। अब प्रोपोर्शनेट का मतलब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो AB कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर DE देखो कितना है, 8 सेंटीमीटर। BC कितना है, 3 सेंटीमीटर। EF कितना है, 12 सेंटीमीटर। और ये देखो AC कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये DF कितना है, 20 सेंटीमीटर। सॉरी, ये DF था। ठीक है, तो DF कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। अब इनको ना काटो, कितने से कटेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इनका रेशियो क्या आया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स कि ये क्या है, 1/4। इनकी सारी साइड्स जितनी भी हैं वो 1/4 में है। यहाँ पे भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। यानी कि इनकी जो साइड्स है ना उनका रेशियो आपस में क्या हुआ, इक्वल हुआ। इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, 1/4। यही तो कंडीशन नंबर 2 है, कहती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशियो और प्रोपोर्शनेट, कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल्स की जो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल है, इस तरीके से। ठीक है, क्या आपको ये कंडीशन नंबर 2 समझ आई? अगर आपको ये कंडीशन नंबर 2 समझ आई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में मैसेज करके जरूर बताइएगा। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, जब भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आप कह सकते हो कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। देखो मैंने कहा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। इसकी एक रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दूसरा, ये एक स्क्वायर है, ये एक और स्क्वायर है, इसके अंदर क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो इनके भी हर एक एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। इसके अंदर मान लीजिए कि ये है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, ये एक ट्रायंगल है,
ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है दैट मीन्स कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि इनके जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो और समझो, ये है, इसका नाम लो ए बी सी डी, ई एफ जी एच। और इसका नाम रखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपको सिमिलैरिटी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, दो सर्कल आपको दिए गए हैं जिसकी एक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज सिमिलैरिटी देखने के लिए क्या है कि वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। हमने जाना कि सिमिलैरिटी डिपेंड करती है शेप पे। तो क्या इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, क्या इन दोनों की शेप एक जैसी है? तो हाँ, इन दोनों की शेप एक जैसी है और ये दोनों आप क्या है, सर्कल है। तो पहली चीज देखो, क्या इसकी शेप एक जैसी है? हाँ, इसकी शेप एक जैसी है। इनके साइज छोटे हैं या बड़े हैं इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। इनका साइज क्या है, अलग अलग है। इसका साइज भाई छोटा है और इसका साइज बड़ा है। ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल है और ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है। तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, मतलब इनका साइज अलग अलग है। जिनकी शेप एक जैसी होती है, साइज अलग अलग होता है, वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ये दोनों सर्कल्स आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए। अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड में क्या है, ये भी एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और ये भी एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों का शेप एक जैसा है? ऑफ कोर्स, अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो इनका शेप बिल्कुल एक जैसा है। तो पहली चीज, इनका शेप एक जैसा है। आप मुझे देखकर बताओ, क्या इनका साइज एक जैसा है? तो आप देख सकते हो कि ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये छोटा है, और ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये बड़ा है। तो इनका साइज क्या है, अलग अलग है। तो हाँ, ये आपस में, पहली कंडीशन की हाँ ये आपस में क्या है, सिमिलर है। हमें इतना इन्हें देखकर समझ आ रहा है। लेकिन हमें इस केस में और भी कुछ कंडीशंस देखनी होंगी जो हमने देखी थी कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या थी कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। एंड कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो पहले हम इनकी कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कंडीशन 1, इनके हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं। देखो, हमने कहा कि एक स्क्वायर ए बी सी डी सिमिलर है स्क्वायर ई एफ जी एच के। हमने ये चीज कही कि ये दोनों स्क्वायर क्या है, सिमिलर है। तो अब मुझे पहली चीज देखकर बताओ, क्या इसके अंदर इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं? देखो, इसका तो हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसके भी हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स कि इन दोनों ही स्क्वायर का हर एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो कंडीशन नंबर 1 तो पहले ही फुलफिल हो गई कि इनके तो हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको इसकी कंडीशन नंबर 2 देखनी है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? देखो, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 कहती है कि इनकी जो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो,
आप इनको लिखते जाओ ए बी। अगर ए बी फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस में है तो ई एफ भी फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस में होंगे, ठीक है। बराबर आप लिखो बी सी, बराबर बी सी के बाद लिखो सी डी, बराबर सी डी के बाद लिखो ए डी, ठीक है। चारों साइड्स आपको लिखनी है ना, आपने लिख ली 1 बाय 1 करके। अब देखो आपने क्या लिखा, बी सी, बी सी सेकेंड एंड थर्ड पे है तो सेकेंड एंड थर्ड पे देखो क्या है, ई एफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा ई एफ, ठीक है। अब लिखा है सी डी, सी डी थर्ड एंड फोर्थ पे है तो यहाँ भी देखो थर्ड एंड फोर्थ पे जी एच है, आपने लिखा जी एच, ठीक है। अब लिखा है आपने ए डी फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, ई एच, तो आपने लिखा ई एच, ठीक है। ये साइड्स लिखना सीख गए आप, किस तरीके से लिखनी है आपको। अब देखो ये कितने कितने सेंटीमीटर की आपको दे रखी है। स्क्वायर की हर एक साइड, इसके अंदर क्या है, एबीसीडी स्क्वायर की हर एक साइड अपने इसके अंदर जो दी गई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपने लिखा 2 2 2 एंड 2, ठीक है। अब देखो इस वाले स्क्वायर की हर एक साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 एंड 10। जब इसे काटोगे तो किसमें कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि इसकी जो हर एक साइड होगी वो 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5 आएगी। इसका क्या मतलब है कि इसकी हर एक साइड 1:5 की आएगी, है ना। इसकी हर एक इनकी जो हर एक साइड है वो किस रेशियो में आएगी, 1:5 में आएगी। और यही तो इसकी कंडीशन नंबर सेकंड कहती है कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए उनका रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। देखो हर किसी का रेशियो आपस में इक्वल है, 1:5 1:5 1:5 एंड 1:5। तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं सॉरी ये जो दोनों स्क्वायर हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब इसके हम इस थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेम चीज इसके अंदर हर एक एंगल 60 डिग्री का है और इस वाले ट्रायंगल में भी हर एक एंगल 60 डिग्री का है। दैट मीन्स की कंडीशन नंबर फर्स्ट तो हमारी यहाँ फॉलो हो जाती है। दूसरी चीज देखो, मान लीजिए कि इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। भाई इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर है तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और इसे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखो जब आप इनको लिखोगे इस वाले ट्रायंगल की साइड्स को लिखोगे तो 5 आएगा, सब में 5 आएगा और इस वाले ट्रायंगल की साइड्स को लिखोगे तो 10 आएगा। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि इसकी जो हर एक साइड है वो 1:2 की आएगी, ठीक है। आपको इतना समझ आया कि इनकी हर एक साइड क्या आएगी, 1:2 की आएगी। कैसे आएगी देखो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो इनकी हर एक साइड क्या आई, 1:2 की आई, ठीक है। तो इसकी कंडीशन नंबर सेकंड भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब इन्हें लिखने का तरीका बस आपको आना चाहिए। देखो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है। अगर आपने यहाँ से लिखना शुरू किया है तो इसे यहीं से लिखना शुरू करोगे। A यहाँ है D, ठीक है। A भी लेके आए तो DE लाना पड़ेगा, उसके बाद BC ले गए तो यहाँ EF लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो एक बार फिर से समझिए, सिमिलैरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, सिमिलैरिटी शेप पे डिपेंड करती है, कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करती। साइज छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो चल जाएगा पर उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए। ये क्या है, सिमिलैरिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब सिमिलैरिटी की कुछ कंडीशन है वो हमें फुलफिल करनी होती है। कंडीशन नंबर 1 कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं।
कंडीशन नंबर 2, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। दैट मीन्स कि इनकी साइड्स आपस में क्या करती हैं, प्रोपोर्शनेट करती हैं। ठीक है, आपको इनकी कंडीशन समझ आई, ये किस चीज पर डिपेंड करती है ये समझ आया, इन्हें लिखने का तरीका क्या है वो समझ आया। एक बार मैं फिर से आपको इन्हें लिखने का तरीका समझा देती हूँ ताकि आपको इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट ना रहे। ये एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। ठीक है, देखो मान लीजिए कि ये जो एंगल है आपको 50 का दिया गया है और ये जो एंगल है आपको 60 का दिया गया है और इस एंगल को 40 का दे दिया गया है। ठीक है, नहीं मान लो ये 50 का है, ये 60 का है और ये 70 का है। ठीक है, 50, 60, 70, 180, क्योंकि भाई हमें इनका सम कितना लाना होता है, 180 लाना होता है ना। तो मान लो कि ये 50 का, ये 60 का, ये 70 का, ऐसा आप एज्यूम करिए। ठीक है, मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है। अब हम इन्हें किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि भाई अब तो मैंने एंगल्स अलग अलग कर दिए, यहाँ 50 कर दिया, यहाँ 50 कर दिया, आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, वरना हम लिखेंगे कैसे, है ना। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। इन्हें लिखने का तरीका ही आपको समझना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। देखो, पहली कंडीशन कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग एंगल ए देखो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। अगर एंगल ए 50 डिग्री का है तो आप यहाँ देखो 50 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एंगल एफ जो है वो 50 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, 50 डिग्रीज के एंगल है। ठीक है, दूसरी चीज एंगल बी को देखो, एंगल बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब यहाँ ढूंढो कि 60 डिग्री कहाँ पर है, ये है, तो इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब एंगल सी को देखो, एंगल सी कितने का है, 70 डिग्री का। यहाँ ढूंढो 70 डिग्री कहाँ है, एंगल डी में। दैट मीन्स कि एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है और ये क्या है, 70 डिग्रीज के एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आया कि एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है। ठीक है, तो देखो अगर आपने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC। पहले वाले ट्रायंगल का नाम चाहे आप कैसे भी लिख लो, चाहे A से शुरू कर लो या B से शुरू कर लो या C से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैंने कहा मैं A से शुरू करती हूँ, मैंने कहा ट्रायंगल ABC सिमिलर है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको संभल के लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है, आपने यहां से शुरू किया और यहीं से लिख दिया कि ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है? नहीं, क्योंकि एंगल ए तो 50 डिग्री है और एंगल डी 70 डिग्री है। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसको इस तरीके से नहीं लिखना। तो फिर लिखना किस तरीके से है? देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 50 डिग्री है। एंगल ए देखो 50 डिग्री,
एंगल एफ देखो 50 डिग्री। तो अगर आपने यहाँ एंगल ए लिया है तो आप शुरू एंगल एफ से करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है। अब दूसरी चीज आपने बी लिखा है, ठीक है। अब देखो बी किसके बराबर है, बी तो ई के बराबर है ना, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप ई लिखोगे, इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर हुआ, एंगल ई के बराबर हुआ। अब देखो सी, सी कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, और यहाँ पर डी है 70 डिग्री का, मतलब एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो आप सी के बाद यहाँ क्या लिखोगे, डी। तो इसका मतलब हुआ कि सी किसके बराबर हुआ, एंगल डी के बराबर हुआ। अब ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमें लिखना किस तरीके से है, इस तरीके से लिखना है। हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। पहले वाले ट्रायंगल का नाम आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम आपको देखकर और समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, ठीक है। देखो ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट कर रही हैं। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि देखिए ये जो AB है, आपने पहले नंबर पे लिखा AB, पहली साइड लिखी आपने AB। अब AB साइड किसके प्रोपोर्शनेट कर रही है, आपको कैसे समझ आएगा। देखो A और B, अगर मैंने कहा है AB, तो यहाँ पर देखो A और B कौन से प्लेस पे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे हैं। तो यहाँ भी देखो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन है, F और E। तो यानी ये प्रोपोर्शनेट करेगी FE साइड के, FE साइड के, ठीक है। यानी ये वाली साइड जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, इस वाली साइड के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। नाम देखो, AB फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे है और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे कौन है, FE। तो AB साइड प्रोपोर्शनेट करेगी FE साइड को। मान लो अगर आपने इसकी जगह ऐसे लिख दिया AB अपॉन ED, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। AB फर्स्ट एंड सेकंड पे है, क्या ED फर्स्ट एंड सेकंड पे है, नहीं, ये तो सेकंड एंड लास्ट प्लेस पे है ना। तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि कौन सी साइड किस जगह लिखी गई है। लिखने का सिंपल और बिल्कुल आसान तरीका यही है कि आप क्या करिए, एक एक करके साइड को उठाते जाइए। कैसे, जैसे आपने पहले AB को लिख लिया, अब आप क्या करो, BC को लिख लो, ठीक है। इसके बाद BC लिख लिया, अब आप क्या करो, यहां से आ जाओ CA, या फिर आप इसे AC लिख लो, ठीक है। आप उसी तरीके से यहाँ देखो, आपने पहले FE लिखा था, यहाँ FE लिखा था, अब एक आगे ED, अब यहाँ ये लास्ट और फर्स्ट FD, ठीक है। अब इनकी साइड्स आपस में आप देख सकते हैं, क्या है, AB की वैल्यू क्या है, 2 है, FE की वैल्यू क्या है, 15 है। AB अगर हमारा 2 है तो सपोज कि जो FE है मान लीजिए वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक। और जो BC है वो 3 दे रखा है आपको, तो ED साइड जो है आप इसको मान लीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और AC की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, और FD जो है आप इसको मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका आप रेशियो लो, जब आप रेशियो लोगे तो आपको समझ आएगा कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा, सॉरी यहाँ पे 25 ले लो आप, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इन सब का रेशियो क्या आया, 1:5 आया।
तो बस यही इनकी कंडीशन नंबर सेकंड कहती है कि इनका हर एक जो साइड होती है जो आपस में प्रोपोर्शनेट करती हैं, उनका रेशियो क्या आना चाहिए, 1:5 आना चाहिए। आप देखो हर एक साइड का रेशियो क्या था, 1:5 आया था। जब मैंने साइड्स जो हैं अलग अलग ले ली थी पहले वाले केस में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तब क्या हुआ था, इनका रेशियो एक जैसा नहीं आ रहा था। जब मैंने इनकी साइड्स चेंज कर दी तो अब देखो इनका रेशियो क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है ना। तो बस यही इसकी कंडीशन नंबर सेकंड कहती है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए उनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनेट कर रही हैं। तो मैंने आपको इसके लिखने का तरीका बताया, ठीक है, और मैंने इनकी कंडीशन किस तरीके से